हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ मैं करवाऊँगा। तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जब ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसके न्यूमेरिकल अच्छे से और जल्दी से अगर आपको सॉल्व करना है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर इन चीज़ों को आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आराम से न्यूमेरिकल हमेशा सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ है यहाँ पे कि जब भी आपको रजिस्टर्स यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे कोई भी सर्किट आपको देता है तो सबसे पहले पता लगाओ कि यहाँ पे कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, टोटल 4 रजिस्टर हैं। कौन कौन से? R1 रजिस्टर, एक R2, R3 और R4, टोटल 4 रजिस्टर है यहाँ पे। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे R1, R2, R3, R4 कैसे कंबाइंड है, यहाँ पे सीरीज है या फिर पैरेलल है, ठीक है। तो जब हम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन केस में आपको चेक करना है यहाँ पे कि सबसे पहले करना क्या है कि जो बैटरी है उससे आप क्या करो, एक करंट को यहाँ से निकालो, ठीक है, एग्जिट करवाओ। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा सबसे पहले जाएगा और जैसे ही इसको रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है, तो चेक करो कि रेजिस्टेंस में जैसे ही वो रेजिस्टेंस के पास आता है तो उसको बताओ रास्ते कितने मिल रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको चेक करने की। तो मैं हमेशा ऐसे चेक करता हूँ कि जैसे ही आप करंट आया उसको देखा आपने कि करंट को यहाँ पे एक ही रास्ता मिल रहा है, एक रास्ता है, तो इसका मतलब यहाँ पे R1 कैसा है, यहाँ पे सीरीज में है। फिर करंट आगे बढ़ेगा, जैसे करंट यहाँ पे पहुँचेगा तो आप देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, इसको 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहे हैं। तो जब करंट को अगर एक से ज़्यादा रास्ता मिलते हैं ना, पाथ मिलता है, तो उस केस में समझ जाना कि वो कैसा है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो R2 है और R3 है दोनों कैसे हैं, यहाँ पे पैरेलल कंबाइन है। फिर जैसे करंट यहाँ से निकला, ठीक है, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। फिर करंट कंबाइन होकर यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे डिवाइड होगा और वापस यहाँ पे क्या है, वो मिल जाता है। फिर करंट यहाँ से ऐसे निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ पे R4 पे पहुँचा। R4 में देखो यहाँ पे कोई भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, एक ही रास्ता है, ठीक है, केवल आपको रेजिस्टेंस चेक करना है यहाँ पे, इसको मत देखना। तो यहाँ पे देखो करंट को कितना रास्ता मिल रहा है, एक रास्ता, तो समझ जाना कि ये कैसा है, आपका सीरीज में है। तो ऐसे आपको पता लगाना होता है यहाँ पे कि ये कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो R1 है, ठीक है, और R4 है, दोनों सीरीज में है, किसके साथ, इस पूरे के साथ, ठीक है। अगर इसकी बात करो तो इस वाले ब्रांच में यहाँ पे R2 और R3 कैसे कंबाइन है, यहाँ पे पैरेलल कंबाइन है, ठीक है। तो पहले इनका कंबाइन सॉल्व करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे तीनों कैसे हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है, पता लगाना है यहाँ पे कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है यहाँ पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = I × R। अगर आपका 3 चीज़ है यहाँ पे, V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर, I क्या यहाँ पे करंट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, R क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं हम प्रतिरोध। तीनों में से अगर आपको कोई भी 2 चीज़ दे रखी है, अगर आपको तीसरी चीज़ निकालनी है तो हमेशा क्या लगाओगे आप, ओम्स लॉ लगाओगे। दूसरा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसका टोटल कैसे निकालोगे, तो RS का फॉर्मूला होता है जितनी भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपके 3 है तो 3, 2 है 2, सबको आप क्या कर दो, प्लस कर दो, सिंपल। तो जो प्लस करने के बाद आंसर आएगा वो किसका आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा। वहीं पे अगर हम पैरेलल की बात करो तो पैरेलल केस में हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल प्लस करते हैं। तो 1/RP = कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में ऐसे कर दो आप, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज का, ये पैरेलल। अगला जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है यहाँ पे कि V, ठीक है, सीरीज में कैसे होता है और पैरेलल में कैसे होता है। तो याद रखना जो V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होता है, जब सीरीज की बात करो तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होता है, ठीक है। इस पे कुछ और पोटेंशियल होगा, इस पे कुछ पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होता है। वहीं पे अगर पैरेलल की बात करो तो पैरेलल में ये क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ये 2 चीज़ याद रखना हमेशा, V सीरीज में क्या रहेगा, हमेशा डिफरेंट रहेगा, और पैरेलल केस में क्या रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लो इसमें 20 वोल्ट है तो इसमें भी कितना होगा, 20 वोल्ट ही होगा। वहीं पे I करंट की बात करो तो करंट क्या होता है, देखो यहाँ पे सीरीज में जितने भी होंगे, सीरीज में जो सीरीज, ठीक है, पहला सीरीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सेम रहेगा। अगर मान लो 5 करंट, यहाँ 5 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है तो इस पर भी कितना होगा, 5 एम्पियर होगा, इसमें भी 5 एम्पियर, क्योंकि जितने भी सीरीज हैं उनमें कितना करंट होता है, हमेशा सेम होता है। वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, ठीक है, सॉरी पैरेलल केस में, तो ये क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे, पहला ओम्स लॉ, दूसरा सीरीज का पैरेलल का यहाँ पे टोटल कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट, और थर्ड है यहाँ पे कि जो V और I हैं वो कब सेम रहते हैं, कब आपके डिफरेंट रहते हैं। तो चलो इनको यूज़ करके हम क्या है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ वाला, ठीक है।
तो इस न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई भी अगर सर्किट डायग्राम देता है तो उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले पता लगाना कि जितने भी रेजिस्टर हैं वो सीरीज़ में है या पैरेलल में, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना क्या है, यहाँ पे एक करंट निकालो, ठीक है। करंट को यहाँ से लेके आओ और यहाँ पे देखो कि करंट को एक रास्ता मिल रहा है और एक से ज़्यादा रास्ता मिल रहा है, ठीक है। तो करंट जैसे ही आता है यहाँ पे तो उसको देखो एक ही रास्ता है, तो मतलब ये सीरीज़ में है। जैसे करंट यहाँ पहुँचेगा तो उसमें आप देख लो कि यहाँ पे करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। फिर ये दोनों कंबाइन हो गए, यहाँ से जैसे गया तो करंट को एक रास्ता मिला, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस का, तो ये मतलब है सीरीज़ में। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका पूरा और ये तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, यहाँ पे पैरेलल में। तो मैंने बताया अभी यहाँ पे सबसे पहले हम पैरेलल सॉल्व करेंगे, ठीक है, पैरेलल वाला। तो पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे 1/RP, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल प्लस करो। तो 1/R2 कितना है 30 प्लस 1/15, इनका रेसिप्रोकल वो एलसीएम लिया, कितना आ गया 30। सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 3/30, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, सीधा यहाँ पे ये आंसर लिख देते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए किसकी, आरपी की। तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में आरपी का वैल्यू कितना आ गया, ये उल्टा कर दो तो कितना आ गया 10 ओम। अब यहाँ पे इसको हम क्या है, यहाँ एक तरह से यहाँ पे जो आरपी आया है उसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कितने ओम का, 10 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर हो गए, एक R1, एक RP और R4, तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में सिंपल उनको प्लस कर देते हैं, तो कितना आ गया यहाँ पे 40 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, नेट रेजिस्टेंस आपका आ गया 40 ओम। अब हमें निकालना था यहाँ पे पोटेंशियल एट R4, ठीक है। इस पर हमें क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल आपको दे रखा है बैटरी कितना, 20 वोल्ट का। तो बट यहाँ पे देख सकते हो ये सीरीज में है, तो सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, हमेशा अलग होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे पर्टिकुलर R4 पे क्या निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे कि इस पर कितना पोटेंशियल है, मतलब इस वोल्ट मीटर पे कितनी रीडिंग है। तो इसको निकालने से पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए पहले ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। तो यहाँ से I निकालो, I टोटल। तो कैसे निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 40 ओम, ठीक है, वो ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर दो किसको, टोटल जो पोटेंशियल है, ठीक है, EMF ऑफ दिस सेल है कितना है 20 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 1/2 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब हम सीधा अगेन क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, और ओम्स लॉ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। तो I यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने I यहाँ पे देखा कि I कितना निकल रहा है यहाँ पे 1/2, ठीक है, एम्पियर निकल रहा है। बट आप यहाँ पे देखो कि ये I गया, तो I क्या बोलता है कि अगर सीरीज में है तो हमेशा वो वैल्यू सेम लेगा, ठीक है। तो इस पर भी 1/2 एम्पियर है, इस पूरे पे 1/2 एम्पियर है, इस पर कितना है यहाँ पे सिंगल 1/2 एम्पियर। तो इस पर करंट पता है हमें, R पता है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कैसे, I × R से। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 15, यहाँ रख दिया। तो कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे 7.5 वोल्ट आ गया। अब थर्ड जो यहाँ पे पार्ट था वो था, यहाँ पे बोला है कि अगर हमने R3 को यहाँ पे रिमूव कर दिया तो बताओ जो टोटल करंट है या नेट करंट है वो कैसा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये जो R3 है, ठीक है, R3 है, R3 कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल में। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, हटा देते हैं, तो हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ये तीनों डायरेक्टली कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा प्लस होते हैं, मतलब ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR। अगर R आपका क्या है, ज़्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल क्या है आपका, I को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि V यहाँ पे फिक्स है 20 वोल्ट। तो इस केस में, थर्ड वाले केस में क्या होगा, अगर आपने ये वाला, ठीक है, R3 अगर रेजिस्टेंस हटाया यहाँ पे रजिस्टर, तो उस केस में यहाँ पे जो टोटल करंट है ना, नेट करंट है, वो क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो थर्ड का आंसर डिक्रीज आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि यहाँ पे दे रखा है, शो हाउ मैनी वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर, ठीक है, मतलब आपके पास 3 रजिस्टर हैं और तीनों रजिस्टर का जो वैल्यू है कितना है 6 ओम है। तो बताओ उनको कैसे आप कंबाइन करोगे, मतलब उनको कैसे जोड़ोगे, सो दैट कि यहाँ पे जो उसका टोटल नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए, एक बार 9 ओम आ जाए और एक बार कितना आ जाए यहाँ पे 4 ओम आ जाए, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले देखो क्या है, हमें थोड़ा सा एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड से करना होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या है, 3 रजिस्टर आपके पास मान लो R1, R2, R3 और तीनों का वैल्यू कितना है यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो आपने पहले क्या कर दिया, उनको पहले सीरीज में कंबाइन कर दो एक बार, मतलब ठीक है, श्रेणी क्रम में, और एक बार उनको क्या है यहाँ पे समांतर क्रम, दोनों क्रम में, ठीक है, एक बार जोड़ो। श्रेणी क्रम में अगर आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना, जब भी अगर आपको कॉम्बिनेशन हो और सारी रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मान लो सेम है, रजिस्टर का वैल्यू सेम है, तो उस केस में देखो टोटल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है यहाँ पे। तो सीरीज के केस में क्या होता है, जितने रजिस्टर हैं, एंड मतलब यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ रजिस्टर इनटू में एक का वैल्यू, जो एक रजिस्टर का वैल्यू है उसको यहाँ पर रख दो।
तो आर एस का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, एन इंटू आर से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इक्वल में एन का वैल्यू मतलब कितने रजिस्टर है यहाँ पे 3, तो 3 रख दिया, और एक का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है। तो अगर आप सीरीज कंबाइन करोगे टोटल तीनों को, तो यहाँ पे कितना आ गया 18 ओम। वहीं पे अगर हम इनको कैसे कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल में, पैरेलल कैसे पता चल गया यहाँ पे देखो, तो आप देख रहे हो करंट यहाँ से अगर मान लो एंटर किया, तो इसको देखो 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो आरपी के केस में देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पे, इसका शॉर्टकट क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपके सारे रेजिस्टेंस सेम है तो, ठीक है, रजिस्टर सेम है, तो इसका ट्रिक क्या होता है यहाँ पे, आरपी निकालने का तरीका होता है कि जो एक रजिस्टर का वैल्यू है, ठीक है, उसको वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस ऊपर रखो, अपॉन में उस नंबर से डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे रजिस्टर है। तो एक का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो 6 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितने हमने यूज़ किया है 3 वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 6/3 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 ओम। अब हमें देखो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए था, एक बार 9 ओम चाहिए और एक बार 4 ओम। दोनों केस में यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कहीं भी आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा आइडिया यहाँ पे कट कर दिया। अब नेक्स्ट हम जो यहाँ पे हिट ट्रायल लगाएंगे वो क्या लगाएंगे कि 2 रेजिस्टेंस को अब हम क्या करेंगे पैरेलल करेंगे, और उनका जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ क्या कर देंगे सीरीज के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो ये R1 है, R2 R3 को मैंने क्या कर दिया पैरेलल कंबाइन कर दिया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, तो बताओ मैंने निकाला था यहाँ पे, ठीक है, मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो आर नेट कैसे निकालोगे आप, तो आर नेट क्या होता है, ये सीरीज है, ठीक है, किसके साथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये R1 का वैल्यू आ रहा है यहाँ रख दिया, प्लस अब आरपी का वैल्यू कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आरपी का वैल्यू, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो नीचे रख दो, और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू उसको कहाँ रख दो आप, ऊपर रख दो। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, और कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 रख दिया। तो 6 प्लस यहाँ पे, ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 3, टोटल प्लस कर दो कितना आ गया 9 ओम। देखो हमें पहले में यही चाहिए था यहाँ पे 9 ओम। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपको 9 ओम चाहिए तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक रेजिस्टेंस को, ठीक है, कंबाइन करोगे सीरीज विद बाकी दोनों के पैरेलल के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे R1 सीरीज विद, मतलब R1 है सीरीज किसके साथ, इन दोनों अगर पैरेलल सॉल्व करो इसके साथ सीरीज में कर दो, तो इसको आप ये लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे वाले आंसर की, तो एक बार हमारे पास देखो एक ऑप्शन ये भी बचता है कि हम क्या करें यहाँ पे इस वाले, ठीक है, इसको उठा कर यहाँ पे क्या डाल दे पैरेलल में, और इन दोनों क्या कर दें सीरीज में मान लो। तो 2 सीरीज है और तीसरे उनका आंसर तीसरे वाले के साथ कैसे यहाँ पे पैरेलल में। तो इसमें पहले क्या देखो ज़्यादा नंबर में कौन सा आपका सीरीज, तो पहले इसको सॉल्व करो यहाँ पे। तो आर एस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस दोनों प्लस कर दो कितना आ गया आपका 12 ओम। फिर आप क्या सॉल्व करो यहाँ पे 1/RP, ठीक है, इनका अगर जो आंसर आएगा उसके साथ पैरेलल में, तो 1/RP = 1/R3 प्लस 1/RS जो अभी सॉल्व किया है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया यहाँ पे RP का वैल्यू कितना आ गया 4 ओम आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे RP हमें कितना टोटल कॉम्बिनेशन कितना चाहिए 4 ओम चाहिए था, तो हमारे पास देखो 4 ओम आ गया। ये 4 ओम कब आया यहाँ पे, तो 4 ओम में क्या किया हमने कॉम्बिनेशन लिया है किसका, ठीक है, R1 R2 सीरीज विद, ठीक है, ये ऐसे लिख दो यहाँ पे R1 R2, ठीक है, कैसे है सीरीज है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल विद R3। तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिखना जरूरी है आपको, कि बताना पड़ेगा कि आपने कैसे कंबाइन किया है, सो दैट कि यहाँ पे आंसर एक बार 9 ओम आ गया और एक बार कितना आ गया 4 ओम आ गया। तो इस केस में आप क्या करोगे यहाँ पे 9 ओम के लिए आप क्या करोगे, एक को 2 के पैरेलल के साथ सीरीज कर दोगे, वहीं पे अगर 4 ओम के लिए करोगे आप 2 का सीरीज थर्ड वाले के पैरेलल के साथ, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, या तो आपको क्या दे देगा, एक टेबल दे देगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, उसको बोलेगा कि इसका क्या है ग्राफ प्लॉट करो V और I के बीच में, और क्या निकालो इसका रेजिस्टेंस निकालो रेजिस्टर का, ठीक है, ये 2 चीज़ पूछता है। इसका उल्टा है, या फिर क्या पूछ सकता है आपको सीधा वो क्या दे देगा आपको ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है ये। तो अगर आप मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है ऑब्जर्वेशन टेबल दे रखी है, ठीक है, ये रीडिंग्स हैं I के कॉरस्पॉन्डिंग या V के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे I की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक टेबल बना दी, और वो बोल रहा है कि भाई इसका ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। तो एक बार याद रखना हमेशा जब भी आप ग्राफ प्लॉट करने जाते हो, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में जब भी आप प्लॉटिंग करोगे तो एक्स एक्सिस में हमेशा याद रखना किसको रखोगे, हमेशा I को रखना, किसको रखना I को, और वो जो वाई एक्सिस है ना इसमें क्या रखोगे हमेशा V को रखना। क्यों, क्योंकि अगर आपने वाई एक्सिस में क्या रखा V को, एक्स एक्सिस में क्या रखा I को, तो जिसका स्लोप निकलता है ना, स्लोप निकलता है, स्लोप वो क्या देता है, स्लोप क्या बोलता है कि जो वाई एक्सिस में वैल्यू है उसको ऊपर रखो, और जो एक्स एक्सिस में है उसको कहाँ रखो, नीचे रखो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या बोलता है V = IR। तो यहाँ से अगर I का वैल्यू R का वैल्यू निकालो तो क्या बनेगा V/I। तो यहाँ पे सीधा क्या है V/I का जो रेशियो होगा, जो वैल्यू होगा
वो सीधा क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी आप ग्राफ प्लॉटिंग करना तो हमेशा वी को कहाँ लोगे, वाई एक्सिस में, आई को हमेशा एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में क्या लिया हमने, वो पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, यहाँ पे करंट ले लिया। याद रखना यहाँ पे करंट क्या है, आपकी बुक में यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे एम्पियर में, मैंने यहाँ पे मिली एम्पियर ले रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या है यहाँ पे एम्पियर की जगह यहाँ पे मिली या फिर माइक्रो ऐसे वर्ड दे देता है, तो उस केस में आप भूल जाते हो कि वहाँ पे करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो रीडिंग, अगर मैं यहाँ पे पहले क्या है कट दूंगा, तो जो आप स्केल है पहले स्केल डिफाइन करूंगा। तो स्केल मैंने एक्स एक्सिस में देखो मेरे को कहाँ चाहिए, 1 से लेकर के मान लो कहाँ तक चाहिए, 4 तक। तो मैंने यहाँ पे एक जो स्केल डिवीजन है वो मैंने 1 लिया है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिया है यहाँ पे। वहीं पे और वाई एक्सिस की बात करो तो यहाँ पे मेरे को चाहिए मिनिमम 1 है, मैक्सिमम कितना है 13। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये छोटे छोटे गैप ले लिए मैंने यहाँ पे, जरूरी नहीं आप पूरा वहाँ पे पेज का वो लोगे, आप उसके आधा आधा ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सबसे पहले इसको अगर प्लॉट करोगे तो 0.5 पे कितना है 1.6, तो 0.5 कहाँ पे होगा, 1 और 0 के बीचों बीच होगा बिल्कुल। तो पहले इससे क्या है, एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पे चेक करो y में कितना है 1.6, तो ये 1.6 कहाँ, यहाँ पे। तो ये लाइन चेक करते हैं, जहाँ पे दोनों लाइन मीट करेंगे वहाँ पे क्या बना दो आप, पॉइंट बना दो ऐसे। ठीक है, सेम यहाँ पे 1 और 3.4 को लोकेट करो, तो ये यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया 3.4 का, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट ऐसे बना दो। तो ऐसे आपको यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है अच्छे से स्केल यूज करके। जैसे ही आपने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी, ठीक है, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे उनको थोड़ा सर्कल कर दो यहाँ पे, और फिर एक स्केल लेकर के ठीक है एक स्ट्रेट लाइन खींचो यहाँ पे, जो सारे पॉइंट्स के सर्कल को यहाँ पे मीट कर रही हो। तो जैसे ही आप ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पे देखोगे क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा जो कि कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो हमेशा वी और आई के जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ओम्स लॉ में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये दिखाता है यहाँ पे कि अगर आप वी को चेंज करो तो आई भी क्या है यहाँ पे लीनियरली क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तभी हम ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे प्लॉटिंग तो हो गई, अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या बोलता है, चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वी वाई में क्या है बेटा आपका वी है, तो डेल्टा वी लिख दिया, डेल्टा मतलब चेंज इन वी पोटेंशियल, अपॉन में डेल्टा आई मतलब चेंज इन करंट। तो इसमें चेंज कैसे दिखाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी वैल्यू आप यूज कर लो यहाँ पे। तो इसको आर को निकालने के लिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू यूज कर सकता हूँ 2, ठीक है, लगातार वाली। बट इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव यहाँ पे ये वाली रीडिंग मैंने यहाँ पे उठाई है। तो वी यहाँ पे देखो, वी कहाँ, ये रहा, तो 6.7 V2 ले लो, ये रख दिया मैंने पहले 6.7, फिर पहले वाला कौन सा 3.4, इसको माइनस के बाद रखना। ठीक है, वहीं पे इसकी बात करें यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना है 2 है 2.0, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई कितना है यहाँ पे 1.0। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये 10 की पावर -3 कहाँ से आया। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप R निकाल रहे हो तो R की यूनिट देखो, R की यूनिट ओम कब होती है, ओम तब होती है जब आप क्या है V/I होता है ना फॉर्मूला, तो V को किस में रखो आप, वोल्ट में, I को किस में रखोगे, एम्पियर में, तभी जाके आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे क्या आती है, ओम आती है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मिली एम्पियर है, तो पहले मिली एम्पियर को आपने चेंज किया किस में, एम्पियर में। तो एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं, ये 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पे ठीक है, ये मल्टीप्लाई मैंने ऐसे किया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 3.3 × 10 की पावर, ये ऊपर चला गया तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस ओम आ गया। इसको हम सिंपल क्या 10 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, किलो ओम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 3.3 किलो ओम। तो अगर आपको ग्राफ भी दे देना तब भी आप यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, सीधा यहाँ पे टेबल नहीं बनाओगे, सीधा स्लोप निकालो, कोई भी 2 वैल्यू यूज कर लो। अच्छा, ग्राफ से कैसे वैल्यू यूज करोगे, तो ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट ऐसे, ठीक है, वर्टिकली ऐसे, हॉरिजॉन्टली ऐसे मैच कराओ, 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मैच हो रहे हैं उनमें से ये वाले पॉइंट की वैल्यू ऊपर रख दो। ठीक है, ऐसे पहले रखोगे, और इस वाले पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे माइनस, ठीक है, वो आई को कॉरस्पॉन्डिंग आई को, वी को कॉरस्पॉन्डिंग वी को रखना, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या देगा आपका, आर बेटा तभी देगा, याद रखना, जब वी ऊपर है आई नीचे है। गलती से अगर ग्राफ आपने मान लो कैसे बना दिया, आई ऊपर रख दिया वी नीचे रख दिया, तो इस केस में जो स्लोप आएगा, स्लोप वो क्या देगा, हमेशा 1/r का वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे 1/r का वैल्यू है। R निकालने के लिए क्या है, जो फाइनल आंसर उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एक बार क्या है, हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं पावर से रिलेटेड, पावर मतलब शक्ति। तो इसमें दे रखा है आपको, ठीक है, 2 लैम्प्स आर रेटेड, मतलब रेटेड मतलब उनकी पावर दिखा रखा है, ठीक, कितनी पावर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो 100 वाट का पावर यूज़ करते हैं, कितने पे, यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई पे। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे बल्ब है जिसका मतलब यहाँ पे पावर दे रखा है आपको 60 वाट, कितने पे, यहाँ पे 220 वोल्ट पे।
दोनों को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में, ठीक है, समांतर में से श्रेणी में कर रखा है को, समांतर क्रम में। और कितने सप्लाई से, 220 वोल्ट की सप्लाई से। तो हमें निकालना है यहाँ पे कि जो टोटल करंट है यहाँ पे लाइन पे ड्रॉन हो रहा है, मतलब टोटल करंट यहाँ से कितना निकल रहा है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ देखो आप यहाँ पे दिमाग में रखना कि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, एक चीज़ वहाँ पे होती है जो फिक्स होती है, और वो होती है उसका रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो अगर मान लो कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस है उनका पहले क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो, और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे क्या है, सारा यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे गिवन क्या है हमें, तो हमें यहाँ पे मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये 2 बल्ब है, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, जिसका P1 मतलब पावर पहले वाले का P1 ले लिया, इसका P2, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R2। दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे पावर सप्लाई 220 वोल्ट की यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे देखो पावर दे रखा है, ठीक है, और आपको वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, आपको करंट निकालना है। तो पावर के हमारे पास देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, दूसरा यहाँ पे पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर इंटू अपॉन में R, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। तो ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जब लगाओगे जब V और I दोनों दे रखे हो, ये फॉर्मूला लगाओगे जब V और R दे रखा हो, I नहीं दे रखा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आप V ना देके, या फिर आपको क्या है करंट के किस करंट से रिलेटेड वो उसने क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, या तो ये लगाते हैं या ये वाला बहुत ही रेयर केस में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी तक आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का पैरेलल पढ़ा था। अब यहाँ पे जो बल्ब है दोनों पैरेलल में, इसका मतलब क्या होता है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, यहाँ पे ये भी दोनों आपस में पैरेलल में। तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो पहले इन दोनों का क्या निकालें, रेजिस्टेंस निकालें, कौन से फॉर्मूले से, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R से, एक तरीका ये है, या फिर सीधा एक P इक्वल टू V इंटू आई का फॉर्म लगा दो, यहाँ से I निकाल लो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने निकाल दिया इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, और फिर आप क्या निकाल सकते हो कि टोटल मान लो इसमें करंट कितना जाएगा I1, इसमें कितना करंट जाएगा आपका I2। टोटल करंट जो यहाँ से निकलेगा वो कितना निकालेगा, इन दोनों का प्लस, ठीक है। तो एक बार I1 निकालो इस वाले फॉर्मूले से, किस पे, P1 पे, एक बार I2 निकालो इस वाले फॉर्मूले से, किस पे, P2 पे, और इन दोनों क्या कर दो, यहाँ पे प्लस कर देना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P इक्वल टू V इंटू आई फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि V स्क्वायर अपॉन R वो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो P इक्वल टू V इंटू आई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना, I, तो I को यहाँ लेता हो, P को कहाँ ले जाओगे, फिर आप यहाँ पे V कैसे आएगा, यहाँ पे डिवाइड में, सॉरी V को यहाँ डिवाइड में लेता हो, तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P अपॉन में V। तो I1 यहाँ पे मतलब पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं, I1 इक्वल टू क्या होगा, P1 कितना रखा हम 100 वॉट, 100 रख दिया, अपॉन में V कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट। तो अभी हम ये इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ I2 निकालने के लिए क्या है, P2 अपॉन V यहाँ पे सेम क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में बताया था कि आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है हमेशा सेम। अगर हमने यहाँ पे बैटरी कितने की लगाई है, 220 वोल्ट की, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पर भी 220 वोल्ट होगा, इस पर भी 220 वोल्ट होगा। समझ में आ गया? कंडीशन ये होती है कि अगर आपको कोई भी सीरीज में नहीं है ना, केवल पैरेलल है, तो जितना पोटेंशियल है उन दोनों पे सब में सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ये यहाँ पे साइन क्या दिखा रहा है आपका, AC वोल्टेज का। तो यहाँ पे I2 निकालेंगे तो P2 अपॉन V 60 अपॉन में 220। अभी हम ऐसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अब हमें टोटल करंट निकालना है। यहाँ पे कितना करंट I, तो I के बराबर क्या, I की वैल्यू कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को प्लस कर दो। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया 8/11। आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा 0.7 एम्पियर। तो ये आपको आ गया यहाँ पे टोटल करंट। तो एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पे पावर वाला क्वेश्चन भी एक कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पूछता है एक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये वाला एक ही क्वेश्चन है जो बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी किस पे, लेंथ और एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ठीक है, कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर वायर है उसका रेजिस्टेंस से क्या आप समझते हो। दूसरा पूछा है यहाँ पे नेम एंड डिफाइन इट्स SI यूनिट, ठीक है, उसका डिफाइन भी करो और उसका नाम भी लिखो। फिर पूछा है लिस्ट द फैक्टर्स इन विच R डिपेंड, फिर बताना आपको कि बताओ R किन चीज़ों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपने क्या किया, R ऑफ वायर जो है वो कैसे चेंज करेगा। अगर आपने लेंथ ऑफ जो वायर है, ठीक है, उसको डबल कर दिया, डबल मतलब 2 गुना कर दिया, और एक बार करना है आपको दूसरे काम बताना है कि अगर उसमें रेडियस को आपने, ठीक है, वायर के रेडियस को आपने डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होगा। तो
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखो, आंसर क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली कि एक ऑब्स्टिकल होता है, मतलब रुकावट होता है किसके फ्लो में, ठीक है, इन द पाथ ऑफ आई। जब भी करंट फ्लो करता है ना, तो उसके बीच में एक रुकावट का काम कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस करता है। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब एक बार क्या है, करंट के बहाव में रुकावट पैदा करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया द ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ द, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पूछा है एसआई यूनिट, ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अगर इसको आप डिफाइन करोगे तो ओम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपल आप क्या है, ओम्स लॉ लगा दो, तो V इक्वल टू आई आर। तो R को डिफाइन करने के लिए क्या होगा, V अपॉन में I। तो इसकी 1 वोल्ट कैसे, ठीक है, इसको डिफाइन भी करना है, एसआई यूनिट को डिफाइन करना है। तो आप क्या मतलब इसको 1 वोल्ट ले लो, इसको, ठीक है, सॉरी, इसको 1 वोल्ट, इसको 1 एम्पियर, तब जाके ये क्या आएगा, 1 ओम आएगा। तो 1 ओम, ठीक है, 1 ओम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी क्या है तुम्हारा, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो जब भी आपको देखो यूनिट का डिफाइन बोले तो सीधा आप उस फॉर्मूला को लगाओ, वहाँ पे सबकी वैल्यू 1 1 रख दो उसके यूनिट के साथ और सीधा डिफाइन कर दो। अगला यहाँ पे बोला है फैक्टर। तो फैक्टर के लिए बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है चीज़ों पे। तो रेजिस्टेंस हमेशा, ठीक है, 4 चीज़ों पे डिपेंडेंसी आपको देखना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आर देखना है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टिविटी होता है, रो बोलते हैं इसको, रो। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी मटेरियल, कि आपने जो वायर ली है, कॉपर के लिए है, आयरन के लिए है, एल्यूमिनियम, किस टाइप का आपने मेटल यूज़ किया है, ठीक है, या किस टाइप का कंडक्टर है, वो बताएगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। क्योंकि आप मान लो एक बार लोहे की वायर ले लो तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वहीं पर कॉपर की वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टिविटी मतलब सिंपल दिखाता है नेचर ऑफ दी मटेरियल। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर मान लो आपकी वायर ऐसे है तो इसकी जो लेंथ होती है ना, ये सिलेंड्रिकल होती है जनरली, तो जो इसकी लेंथ होती है इस पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। और ये कैसे वेरी करता है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ को आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर इसको घटाओगे तो यहाँ पे ये भी घटेगा। मतलब डायरेक्ट मतलब होता क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब ये चीज़ जैसे वेरी करेगी वैसे ही सेम आर वेरी करेगा। ये जो नीचे होता है ना, नीचे, इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर एरिया को आप इंक्रीज करोगे तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एरिया के कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर एरिया आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आपका, उल्टा काम करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेगा तो इसको उल्टा ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करो तो इसका उल्टा ये क्या करेगा, डिक्रीज, और ये अगर डिक्रीज करोगे तो ये उल्टा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंडेंसी और इसमें याद रखना, ठीक है, आर क्या होता है, टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो आर जो होता है रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ मतलब जो नई लेंथ होगी बेटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे ट्वाइस हो गई। मतलब एक ये लेंथ ऐसी थी, इसको आपने खींच करके क्या किया, ठीक है, खींचा नहीं है, सिंपल इसकी लेंथ को आपने डबल किया है। थोड़ी यहाँ पे कंडीशन देखो वेरी करना। अगर उसने बोला है कि लेंथ को डबल, तो अगर आपने खींच के कर रहे हो तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक चीज़ चेंज कर रहे हैं तो दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब समझ गए कि अगर लेंथ को आप डबल कर रहे हो तो एरिया यहाँ पे सेम ही है, जितना पहले था वो अपने इतना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में। आपने आर को, ठीक है, नया रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे वेरी करेगा। तो आर नी इक्वल टू रेजिस्टिविटी यहाँ पे सेम रहेगी, क्योंकि पहले जो अगर कॉपर का वायर था तो अभी भी कॉपर का वायर है, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। अब लेंथ को हम यहाँ पे नई लेंथ को कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, 2L कर दिया, एरिया भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर का फॉर्मूला क्या, रो एल अपॉन में, तो 2 को बाहर ले लो और ये क्या पूरा बन जाएगा आर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका, पहले वाले का डबल हो गया है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में पहले वाले में कि अगर लेंथ को आप डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या है, बढ़ेगा। वहीं पे अगर हम एरिया को, मतलब रेडियस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेडियस का देखो यहाँ पे कहीं कंसेप्ट है कि नहीं। तो रेडियस का कंसेप्ट सीधा है एरिया से। तो पहले रेडियस से पहले एरिया निकालो। तो रेडियस को अगर डबल कर रहे हो तो एरिया कैसे वेरी करेगा, स्क्वायर का। तो एरिया क्या हो जाएगा, नया एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू पहले वाले का एरिया ए का, ठीक है। तो यहाँ पे आर वाला फॉर्मूला दोबारा लगाओ। तो यहाँ पे नया रेजिस्टेंस कैसा है, रो एल अपॉन में। अब नया जो एरिया है वो कितना रहेगा आपका, 4 इंटू ए, लेंथ वही रहेगी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रो एल अपॉन ए क्या बन गया, आर, पहले वाला आर, और ये 1/4 यहाँ पे बाहर ले लिया। तो आप क्या देख रहे हो, जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, देखो 1/4 मतलब कम हो रहा है। तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड बाई 4 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या है, 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे एक बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन।
तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे रखी होती है, उनकी पावर दे रखी होती है और उनको कितने घंटे हम एक दिन में चलाते हैं ये चीज़ दे रखी होती है, और आपको निकालना होता है तो बताओ इतने दिन में कितना आपका बिजली का बिल या कितने यूनिट का बिल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला है, अगर देखते हैं तो क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। तो यहीं से अगर एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी बोले तो जनरली वहाँ पे जो हम बिजली यूज करते हैं वो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कितने पावर की हम चीज़ें यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, याद रखना किस में रखोगे हमेशा, किलोवाट में इंटू टाइम। ठीक है, टाइम को किस में रखोगे, आवर में। अगर पावर टोटल पावर जो हम यूज कर रहे हैं इंटू कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या देगा आपका, एक ही, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उतने घंटों में। तो ये जरूर याद रखना, यहाँ पे पावर किस में रखोगे, किलोवाट में। अगर वाट में है टोटल पावर तो उसको पहले चेंज करोगे किलोवाट में। ठीक है, 1000 से डिवाइड करते हैं। वहीं पे टाइम को हमेशा रखे हुए आवर में, अगर ये मिनट में दे रखा है तो पहले इसको आवर में चेंज करोगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, एक क्या है, रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है 400 वाट, 2 फैन है और जिसमें से एक का कितना है 300 वाट, तो 2 का आप निकाल लेना। ठीक है, और दोनों को, तीनों को हम क्या है ऑपरेट करते हैं कितने, 8 घंटे पर डे। ठीक है, 8 घंटे पर डे मतलब एक घंटे में 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे करते हैं। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज। ठीक है, अगर हमें ₹3 दे रखा पर किलोवाट आवर, ये क्या होती है आपकी, देखो किलोवाट आवर क्या होती है, 1 कॉमर्शियल यूनिट होती है। ठीक है, तो अभी कभी जब भी आप घर में देखते हो ना कितने यूनिट का बिल आ गया, तो वो यूनिट मतलब यहाँ पे क्या दिखाता है आपका, किलोवाट आवर। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पावर हमें दे रखी है P1 कितना 400 वाट, P2 यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 से इंटू कर दिया तो कितना आ गया 600 वाट। सबसे पहले हमें निकालना टोटल पावर हम यूज कितना कर रहे हैं, तो टोटल पावर यहाँ पे P1 प्लस P2 कितना आ गया, यहाँ पे देखो 6 और 4 कितना आ गया 1000 वाट। अब 1000 वाट है, यहाँ पे वाट है, इसको किलोवाट में चेंज करो तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे देखो कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका किलोवाट। यहाँ पे टाइम आपका आवर में दे रखा है तो आवर में यहाँ पे रख दो। तो हम यहाँ पे एक दिन के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इन किलोवाट इंटू टाइम इन आवर। ये 1 किलोवाट दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है यहाँ पे 8 आवर, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया यहाँ पे 8 किलोवाट आवर, मतलब 8 यूनिट, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे पर डे यूज हो रही है। अब हमें निकालना है यहाँ पे एनर्जी कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो एनर्जी क्या करोगे, इसको एक वाले को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया यहाँ पे 240 किलोवाट आवर, 240 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है, मतलब बिल निकालना है, कितने का बिल आएगा, तो जितने आप इन एनर्जी यूज करी है, ठीक है, किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं उसको पर किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना रुपये दे रखा है यहाँ पे 3 रुपये, तो इसको 3 से इंटू कर दो तो कितना आ गया 720 रुपये। तो इतना मतलब ये जो बिल है आपका लास्ट में कितने रुपये का आएगा, 720 रुपये का यहाँ पे बिल आएगा। थैंक यू।